हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? 9th क्लास की साइंस हम पढ़ रहे थे। नया सिलेबस जो 9th का आया है वो NCERT का लगा हुआ है। NCERT का जो नया सिलेबस है उसमें बायो के 3 चैप्टर हैं। 5वें से शुरू होता है, 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर और 7वां चैप्टर। हमारा इसमें 7वां चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7, उसमें हमने विटेकर की जो पंचजगत प्रणाली थी उसको हम पढ़ रहे थे। तो विटेकर ने जो पंचजगत प्रणाली दी थी यानी 5 किंगडम सिस्टम, पंचजगत प्रणाली, इसके अंदर दुनिया में पाए जाने वाले जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सजीव हैं, जितने निर्जीव हैं, उसको डिवाइड किया था। तो सजीवों की बात की थी विटेकर ने, कब की थी? 1969 में। विटेकर ने 1969 में सभी सजीवों को बांटा था। तो कितने वर्ग बांटे थे उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। पहला वर्ग कौन सा था? मोनेरा था। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा था। तीसरा कौन सा था? फंजाई था। चौथा कौन सा था? प्लांटी था। और 5वां कौन सा है? एनिमिलिया। इसमें हम देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई का जितना छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में था उतना हमने पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में हमने पूरी प्लांट को पढ़ा था कि प्लांट क्या है, प्लांट की किंगडम क्या है, उसमें कौन से प्लांट हैं, कैसे शामिल किए थे हमने पढ़ा था। कुछ याद आ रहा आपको? जैसे कि प्लांटी को 5 भागों में डिवाइड किया हमने। कौन से? सेवाल। दूसरा कौन सा है? चलो मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखेंगे। प्लांटी के कितने डिवाइड किए थे भाग हमने? पहला भाग कौन सा था? सेवाल। दूसरा कौन सा था बेटे? ब्रायोफाइट था। तीसरा कौन सा था? टेरिडोफाइट। और चौथा कौन सा था? जिम्नोस्पर्म। 5वां कौन सा है? एंजियोस्पर्म। ये 5 प्लांटी के क्या थे? भाग थे। यानी कहने का मतलब ये है कि विटेकर ने दुनिया में जितने प्लांट होते हैं उसे 5 भागों में डिवाइड किया था। इसमें एल्गी, सेवाल अलग है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस प्रकार से 5 उन्होंने क्लास बनाई थी। तो यहाँ तक ये हमने कल पढ़ा था, प्लांटी को पूरा पढ़ लिया हमने। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैन किस पर रहेगा? एनिमिलिया। तो चलिए इसको एक बार कर देते हैं, एनिमिलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो यहीं से नया टॉपिक डाल लेते हैं, एनिमिलिया। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? एनिमिलिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए दिख तो रहा है साहब। चलो ठीक है बेटा, जैसे भी विजिबल होता है वैसे ठीक है। चलो ठीक है, जो भी है। इस प्रकार के कलर है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट, मौसम में भी ठंड रहती है, सनलाइट पूरी तरीके से नहीं रहती तो कोई बात नहीं, विजिबल इसी प्रकार से होते हैं। अक्सर दिखने में ऐसे होते हैं, कमरे के अंदर से वीडियो होते हैं, अंधेरा, कभी लाइट की छुड़ी हुई प्रॉब्लम। तो हमें दरअसल क्या पता था बेटा? एनिमिलिया। एनिमिलिया का तो नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें किन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल यानी जंतु को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? जंतु जगत कहेंगे। अब जंतु जगत में एक तो सोचा जा सकता है कि हम तो जंतु नहीं है, हम तो जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। तो इंसान, यहाँ पर जंतु जो टर्म है जो इस्तेमाल किया गया है, ये जंतु सब जानवरों के लिए नहीं है कि पर्टिकुलर जानवर के लिए, ये नहीं। ये समस्त सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे कि हम भी उसके अंदर शामिल हैं। वो जंतु जगत है। एनिमिलिया के जो मेन लक्षण है हम वो देखना चाहते हैं। इस एनिमिलिया में जो जितने प्राणी शामिल किए गए उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। सारे के सारे क्या है बेटे? बहुकोशिकीय जीव है। दूसरी विशेषता, सारे के सारे क्या है? यूकेरियोटिक। सारे के सारे जीव क्या है? यूकेरियोटिक। एक और विशेषता है कि ये सारे के सारे विषमकोशी हैं। एक और अच्छी विशेषता है इसमें, इनमें किसी में कोशिका वृद्धि नहीं होती। इनमें कोशिका वृद्धि नहीं होती। तो ये 4 है बड़ी विशेषताएं आपको इसमें मिलेंगी। बहुकोशिकीय होंगे, यूकेरियोटिक होंगे, विषमकोशी होंगे, इनमें कोशिका वृद्धि नहीं होती।
एनीमिलिया वर्ग के प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषताएं ये हैं, बाकी तो बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या बेटा, ये है एनीमिलिया। इसको आप नोट करो, फिर बोर्ड को एक बार रफ कर रहे हैं, फिर पढ़ेंगे एनीमिलिया का डिस्क्रिप्शन पूरा। तो मैं एक बार इसको मिटाकर इसके आगे की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। एनीमिलिया को भी देखा जाए तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपन, अच्छे हमारे पास कुछ टर्म बनेंगे जिसके आधार पर एनीमिलिया को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बेटा, एनीमिलिया को डिवाइड कर रहे हैं, एनीमिलिया को हम दो भागों में डिवाइड करें। कितने भागों में डिवाइड करना है? इसे दो भागों में डिवाइड करना है। इसके कौन कौन से दो भाग हम बनाने जा रहे हैं? नंबर एक बेटा कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं अपन, कोऑर्डिनेट्स, इसको है ना ए कशेरुकी भी कहेंगे, फिर कशेरुकी कहेंगे। पृष्ठवंशी भी कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों को क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स। इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन कोऑर्डिनेट्स, या पृष्ठवंशी, ठीक है ना। तो हम एनीमिलिया को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स है, इसकी क्या विशेषता है? इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना। आपके हिसाब से समझा जाए, इसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। यही इसका जो टर्मिनोलॉजी है, मैं कंसेप्ट इसका यही है। इसमें जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं हो, ठीक है ना। ये इसका क्या है? लोगो है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, म्यूजिकल कहते हो ना आप। स्पाइनल कॉर्ड के आधार पर इसको हम डिवाइड करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो नॉन कोऑर्डिनेट्स है। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। अब देखिए, जो कोऑर्डिनेट्स है उसको फर्दर कितने भागों में डिवाइड करना चाह रहे हैं? देखिए, इसकी जो नोमेनक्लेचर ये कराते हैं। एक नंबर एविच, अच्छा लिस्ट पर मैं लिख देता हूँ। 2 नंबर है पीसीज, 3 नंबर रेप्टिलिया, 4 नंबर एम्फीबिया और 5 नंबर है नेमेलिया, ठीक है ना। एविस, पीसीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, नेमेलिया, ठीक है। ये 5 हल्के में बता देता हूँ, बाद में हमें वो पढ़ना है एक बार। पक्षी वर्ग में जो आते हैं, इसमें केवल और केवल सारे के सारे कौन से हैं? पक्षी। मैं आपको समझा रहा हूँ। मछली, इसमें रेंग कर चलने वाले, रेंगने वाले, जैसे कि सांप, सर्प वगैरह। एम्फीबिया, इसे उभयचर कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। जल और थल, जैसे मेंढक, इसका एग्जाम्पल है तो। और ये है स्तनधारी, जिनमें स्तन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम ही है, मनुष्य है, गाय है, भेड़ है। एक अलग एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसमें ये चमगादड़ भी आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसका नाम लिखा गया। कैसे है? जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेट्स की, तब देखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एकशेरुकी जो रहते हैं ना, वो भी कई प्रकार के हैं। जैसे कि सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की बात करें,
2 नंबर हमें मिलेगा पोइफेरा, प्रोटोजोआ है, पोइफेरा है, सिलेंटेरा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एसएहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये नाम यहाँ लिख देता हूँ, इकाई ऑर्डर बेटा। ठीक है, कितने हो गए? 9 हुए ना, तो मोस्टली यही इसके अंदर काउंटेबल चीजें हैं। हम यहाँ इनको एक एक करके थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं। यानी एक ये ऐसे एनिमल है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड जीवन की किसी अवस्था में नहीं पाई जाती। तो जिक्र करेंगे हम एक एक करके। तो आज हम इनका एक एक करके वर्णन पढ़ते हैं, जितना संभव होगा उतना, उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रत्येक के बारे में बाय बाय, 1 by 1। इसको रफ करके एक एक करके पढ़ेंगे। नॉन कोडेड का जो पहला पार्ट है हम उसको पढ़ेंगे। वो हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटोजोआ। कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? एक प्रकार की फाइलम है, संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है प्राथमिक, और जोआ का मतलब यहाँ पर जू या एनिमल से है ना, चिड़ियाघर में जो रहते हैं उस हिसाब से नाम दिया गया है। तो सबसे पहले मिलने वाले या सबसे छोटे आकार के जीव हम इसको कह सकते हैं। तो प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं बेटा, वो क्या विशेषता है उनकी? वो एक कोशिकीय होते हैं, वो विषम कोशिकीय होते हैं। वास्तव में जो प्रोटोजोआ है इसको हम किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे? ये प्रोटिस्टा में भी पढ़ा जाता है। तो बहुत सारी जो किताबें हैं उसके अंदर आपको क्या होगा? प्रोटोजोआ मिलेगा नहीं। जब आप नॉन कोडेड का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो आपको प्रोटोजोआ नहीं मिलेगा, सीधा पोइफेरा से शुरू होगा। उसका एकमात्र रीजन क्या है? क्योंकि इसके सारे के सारे प्राणी किसमें शामिल है? प्रोटिस्टा में शामिल है। यानी प्रोटोजोआ के जो लक्षण हैं या प्रोटोजोआ वास्तव में उसी में इन्वॉल्व है। तो आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हो और प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए देखो नाम भी दोनों के लगभग कॉमन है। अब देखो इसको प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, तो प्रोटिस्टा के सारे जीव एक कोशिकीय होते थे, विषम कोशिकीय हैं। सेल की टाइप क्या होती है बेटा? यूकेरियोटिक। एक पहला लक्षण, दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण, ठीक है ना। सेल वाल इसमें नहीं होती, सेल वाले कोशिका विधि इसमें नहीं पाई जा सकती। तो कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, ग्रामीशियम, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये इसके एग्जाम्पल है ना। तो ये सारे के सारे बेटा कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इनकी एक विशेषता और होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पक्षमा और कशाभिका।
पक्षमार्ग और कशाभिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। श्वसन है या सारी की सारी क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा होती हैं, बाह्य त्वचा एक कोशिकीय है ना सारे के सारे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अकोशिकीय। और एक नाम और लिख दो, इन्हें अमर माना जाता है। ये अमर है, क्यों इसे अमर क्यों कहते हैं, मरते नहीं है, क्योंकि जनन की जो विधि है ना वो सारी होती है, लेकिन मुख्य विधि कौन सी है बेटा, जनन होता है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा होगा। जैसे एक अमीबा की यदि मैं बात करूं, ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, एक ही कोशिका है, तो शरीर के सारे कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होते हैं, चाहे वो जनन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, श्वसन हो, कोई भी कार्य है वो सारे के सारे किसके द्वारा संपन्न होंगे, एक ही कोशिका के द्वारा। तो जब ये इसके एक के दो टुकड़े हो जाएंगे तब भी आगे इसका क्या होगा, जैसे कि अमीबा इसके दो टुकड़े होंगे तो कितने बन जाएंगे, 4 अमीबा बन जाएंगे। तो पहले वाले के 4 बन गए ना, इसलिए इन जीवों को क्या माना जाता है, अमर। श्वसन त्वचा द्वारा होता है। तो जैसे कि अमीबा एकोसिटीजी में यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इसमें पक्षमार्ग और कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इस नाम को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इसे सीलिया कहते हैं, और एक दूसरी चीज है उसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला। तो देखिए कि जीव बना रहा हूं मैं, इस प्रकार से मैंने कोई एक जीव बनाया, इसके बॉडी के चारों ओर ये वाली स्ट्रक्चर है, ये है ना, ये बेटा स्ट्रक्चर किसकी है, सीलिया की है। और उसी प्रकार से एक और एनिमल बनाने जा रहा हूं, इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर मिलती है इसको बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। जैसे कि यूग्लिना, ये किसका डायग्राम है, यूग्लिना का, और इस प्रकार से आपको एक मिलेगा किसका, पैरामीशियम का। तो शरीर के चारों ओर छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं धागे जैसी, उसे बेटा सीलिया कहते हैं। और धागे नुमा एक या दो होती है, बड़े आकार की धागे नुमा बड़े आकार की होती है, एक या दो ही होती है ऐसे, उसे फ्लैजिला कहते हैं। ये इस प्रोटोजोआ सेल है, इसका सबसे अच्छा लक्षण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक ही कोशिका के द्वारा सारा काम होगा। जनन किसके द्वारा, विखंडन, यानी एक यूग्लिना 4 भागों में टूट जाएगा तो 4 यूग्लिना बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो यूग्लिना है ना, इसे क्या कहते हैं, जंतु एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी। क्योंकि यूग्लिना के अंदर बेटा क्लोरोफिल मिलेगा आपको, यूग्लिना में क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण पौधे इसी के द्वारा करते हैं ना, तो ये क्लोरोफिल यूग्लिना में होता है। तो यूग्लिना एक जंतु है, एक कोशिकीय जीव है, जंतु है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल होता है। तो जब सूर्य के प्रकाश में यूग्लिना जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण करके अपना वजन स्वयं बना सकता है, मतलब पादपों के लक्षण है। और वरना जल में रहता है, तैरता है, और जल में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को खाता है, इसलिए जंतु भी है। तो इसमें जंतु और पादप दोनों के लक्षण है। वैसे है क्या, जंतु है, लेकिन क्लोरोफिल के कारण इसके पादपों के लक्षण है, इसलिए इसे जंतु एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। तो ये एक ग्रुप हो गया। पहला कौन सा फाइलम हो गया, प्रोटोजोआ जो फाइलम थी वो हमारी कंप्लीट हो गई कि प्रोटोजोआ में जो जीव आते हैं उसके लक्षण क्या है, उनके कुछ उदाहरण क्या है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, अच्छे से नोट करो। चलो हम इसको मिटाकर दूसरी जो संघ है फाइलम है उसको पढ़ेंगे। दूसरा जो हम संघ पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है बेटे, पोरीफेरा। कौन सा है, पोरीफेरा। दूसरा जगह कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, पोरीफेरा कौन पढ़ने जा रहे हैं। तो पोरीफेरा के जंतु होते हैं, इसके देखो नाम देखो बेटा, एक नाम आता है पोर, तो
पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र। छिद्र होता है या क्या होता है? छेद होता है। तो हम इसी के आधार पर इसके जंतुओं को क्या नाम दे सकते हैं? छिद्रधारी जीव। प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं उसमें कोशिकाएं होती हैं, है ना, और यहाँ पर क्या होते हैं? उत्तक नहीं होते, तो कोशिका एक से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर उत्तक का विभेदन नहीं होता। ठीक है, ये कह सकते हैं कि कोशिका बहुत होती है पर उत्तक का निर्माण नहीं होता। ये मेन चीज है इसके ना। एक से ज्यादा 2 कोशिकाएं, 5 कोशिकाएं हो सकती हैं, फिर आप इसे बहुकोशिकीय कहोगे, लेकिन कोशिकाएं मिलकर तो उत्तक बनाती हैं। यहाँ कोशिकाएं तो बहुत हैं लेकिन उत्तक नहीं, जैसे 1 कोशिका, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें उत्तक नहीं बना, है ना। आइए बात समझ में। तो पहली बात तो छिद्रधारी है, और सारे के सारे जो जीव है बेटा वो कैसे हैं? वो एक्वाटिक हैं, जलीय हैं। वो सारे के सारे कैसे जीव हैं? वो जलीय जीव हैं, छिद्रधारी होते हैं। जलीय है ना, चिपके रहते हैं। किसी सतह से जल में कोई जैसे कंकड़ है, पत्थर है, कुछ भी जल में आ गया तो उसके सतह से वो चिपक कर रह जाते हैं। ये पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पोरीफेरा के जीव को स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा के जीव को क्या कहा जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत अच्छी विशेषता है। पोरीफेरा का जो जीव है उसका दूसरा क्या नाम बेटा? स्पंज है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इन्हें स्पंज कहा जाता है। स्पंज क्या होता है? जैसे कि रोडवेज में या गाड़ियों में, बसों में जब जाते हैं तो उसमें जो सीट होती है ना, उसके नीचे जो फोम सा लगा रहता है वो स्पंज है। तो बैठने पर क्या होता है? स्पंजी का मतलब मूवमेंट हो जाना, या गद्दा सा होना, या मखमली होना, है ना, अच्छे से जो मूवमेंट कर सके, उन्हें हम स्पंज कहते हैं। इसके जीव भी क्या होते हैं कि आप हाथ से पकड़ोगे, टच करोगे, थोड़े से किस प्रकार से बॉडी के अंदर धंस जाती है, इस प्रकार से मखमली टाइप के होते हैं, उन्हें स्पंज कहते हैं। अच्छा, उत्तक विभेदन नहीं होता। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे कि स्पोंजिला, साइक्लोन, यूप्लेक्टेला, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। स्पोंजिला, साइक्लोन और यूप्लेक्टेला, ये कैसे जीव है बेटे? ये पोरीफेरा के जीव हैं। तो इसमें जिस प्रकार से ये जीव रहते हैं, ये कोई सतह है, सतह से इस प्रकार से चिपक कर रहेंगे, और बॉडी में बहुत सारे छिद्र होते हैं। बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से क्या होता है? जल व भोजन का आदान प्रदान, जल और भोजन का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। छिद्रधारी जीव है। इसमें कुछ एक बड़े यहाँ पर छिद्र भी होते हैं जिन्हें ओपर्कुलम कहा जाता है। कुछ ऐसे भी इसमें छेद होते हैं जिन्हें ओस्टिया भी कहा जाता है। कुछ ऐसे छेद यहाँ ऐसे, उन्हें ओस्टिया भी। तो ये कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, आपको नॉर्मल चीज़ें याद रखनी है कि पोरीफेरा जो जंतु होते हैं उसकी क्या क्या विशेषता है बेटा। उसमें कोशिकाएं बहुत होती हैं लेकिन उत्तक नहीं बन पाते, छिद्र होते हैं शरीर में कोशिका, और उनको स्पंज कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जल की सतह पर ये चिपक कर रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं वो नोट कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला जो क्लास होगी उसको पढ़ेंगे। चलिए, इस क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा ये जो पोरीफेरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आपका जो सिलेबस है, जो लेवल है आपका ना, उसके हिसाब से बिल्कुल जितना आपकी बुक में है उसके हिसाब से। बाकी आप जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो उनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पोरीफेरा तो आपको क्या याद रखना है? पोरीफेरा के जीव हैं वो छिद्रधारी होते हैं, किसी सतह से क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ से कई क्वेश्चंस बनाएंगे। स्पोंजिला है, साइक्लोन है, यूप्लेक्टिला है ना। तो इसके बर्तनों से क्या होती है? एक तो इसके जो
ये सॉरी इसके जो कुछ ये एनिमल्स हैं, इनको यदि आप सुखा लेते हो तो फिर इनका जो कंकाल है ना वो सुंदरता के भी काम आता है। इनका जो कंकाल होता है ना वो सजावट के भी काम आ जाता है, क्योंकि फिर ये निर्जीव वस्तु बन जाते हैं ना, तो सजावट के रूप में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है। कुछ बाथिंग चीज़ें भी बनाई जाती हैं, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए कुछ ऐसे इसके सामान बनते हैं। कर जितना आपके सिलेबस में उसके साथ से ये, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने नॉन कोडेड्स को पढ़ना था, या यूँ कह सकते हैं कि एनिमीलिया पढ़ रहे थे। और एनिमीलिया में हमने क्या पढ़ा? एनिमीलिया के दो पार्ट्स होते हैं, एक कोडेड्स का और दूसरा नॉन कोडेड्स का। तो उसमें नॉन कोडेड्स के 8 मुख्य जो पार्ट्स हैं, जो फाइलम है, जो संघ है, उसमें हमने एक संघ पढ़ा है, फाइलम है। वो कौन सा पढ़ा था? पहला हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था। बेसिकली जो प्रोटोजोआ है उसको काम और पढ़ सकते हैं, उसे हम प्रोटिस्टा में पढ़ सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कौन सा था? पोरीफेरा था। तो आज हमने पोरीफेरा को पढ़ा है। इससे आगे सिलेंटेटा वगैरह जो भी आगे संघ आते हैं उसको एक एक करके या एक दिन में 2 करके ऐसे करके पढ़ते जाइए। तो आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और अच्छी तैयारी कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।